तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम राजी में। तो पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में हम लोग पढ़े प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए हमने करीब 10-12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सारी की सारी प्लेलिस्ट में है। आप लोग उनको सीक्वेंस से देखिए, अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। खैर आगे चलते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे जो डिस्कशन किया वो किया राष्ट्रपति की जो शपथ है उसके बारे में। अब बात करूँगा मैं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। महाभियोग क्या होता है ना। पहले तो देखो इस शब्द को समझो, महाभियोग यानी कि दो शब्दों से मिला, महान और अभियोग। अभियोग माने मुकदमा, अभियोग माने मुकदमा, ग्रेटर मुकदमा, महाभियोग। तो साहब राष्ट्रपति पर मुकदमा लगाया जा रहा है ना ये, तो इसलिए शायद इसको नाम दे दिया होगा महाअभियोग। समझ गए आप? ऐसा मुकदमा जो राष्ट्रपति पर लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आप लोग रखें कि भारत में कुछ संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें आप आसानी से सिर्फ सरकारी आदेश से उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकते। वैसे तो सिर्फ सरकारी आदेश से किसी को भी उसके पद से नहीं हटा सकते, सिवाय उन पोस्टों के जो जिनमें प्लेजर का प्रिंसिपल है, प्रसाद पर्यंत का प्रिंसिपल है। जब बहुत सारी पद हैं, जैसे एक फेमस पोस्ट है गवर्नर। गवर्नर को हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेगा, यानी राष्ट्रपति जब चाहे किसी को गवर्नर बना सकते हैं, जब चाहे किसी को भी उसके पद से हटा सकते हैं, वो मामला अलग है। लेकिन आप लोग देखते हो ना, सरकारी नौकरी आप पाते हो, सरकारी नौकरी के बारे में कहावत है कि जितना मुश्किल सरकारी नौकरी मिलना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल सरकारी नौकरी को से किसी को वंचित करना है। तो हमने सख्त नियम बनाए हैं कि किसी को आप आसानी से नौकरी से नहीं हटा सकते। किस लिए हटाएं? ताकि उसे नौकरी की सुरक्षा मिले, वो किसी भय या दबाव में काम ना करे, किसी भय या दबाव में काम ना करे, इसलिए हमने ये नियम बनाए। ठीक है ना। भारत है, डेमोक्रेसी है। एक वकील साहब थे, मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसे एक अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं और जो है कि वगैरह वगैरह ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। बोले अरे हम भारत में रह रहे हैं यार। तो उनकी एक लाइन थी ना, हम भारत में रह रहे हैं। माना बात तो सही है यार, हम भारत में रह रहे हैं, वो तुम बेफिक्र रहो। हमारा जो देश है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वास्तव में बहुत महान है। आप ऐसे किसी नहीं हटा सकते भाई साहब। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी लोग धमकी देते हैं, आ जाना मैं तुम्हें देखूंगा हाई कोर्ट में। कोई देखो गलत काम तो करना नहीं है, अगर जायज़ काम कर रहे हो, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो नैनीताल मेरे घर के पास ही है, वहीं तारीख हो मुलाकात होगी तुमसे। ठीक है, चले भाई आगे। तो हाँ, ये बात मैं क्या कह रहा था। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष व सदस्य, और भी भारत में कई सारी पोस्ट हैं जिन्हें आप आसानी से नहीं हटा सकते। इनमें से बहुत से लोगों को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। इसी में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को उसके पद से अगर आपने हटाना है तो उस पर महाभियोग लगाना पड़ेगा या महाभियोग की कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की कार्यवाही है वो आर्टिकल 61 में दी गई है। राष्ट्रपति को उसके पद से अगर आपने हटाना है तो महाभियोग से हटा सकते हैं, और महाभियोग के लिए आपको किस चीज़ को फॉलो करना है वो आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया। फिर से बता दूं, महाभियोग का मतलब ऐसा मुकदमा जो किसी को हटाने के लिए चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग माने ऐसा मुकदमा जो राष्ट्रपति पर चलाया जा रहा है और उसका मकसद क्या है, उसको हटाना है। लेकिन ये मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, ये मुकदमा चलेगा भारत की संसद में, अकेले लोकसभा या अकेले राज्यसभा में नहीं, भारत के दोनों हाउस में, भारत की संसद के दोनों हाउस में। एक बार पॉज करना, मैं थोड़ा सा खांस लूं। ठीक है। अब जो संसद है उस समय कोर्ट में नहीं बदलती है, संसद कोर्ट में नहीं बदलती है, संसद ही रहती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अब जब महाभियोग की कार्रवाई चल रही है तो संसद जो है अब एक अर्ध न्यायिक संस्था बन गई, सेमी जुडिशरी संस्था बन गई। किसी ने कोर्ट देखी है? फिल्मों के कोर्ट के अलावा वैसी कोर्ट देखी किसी ने? अंदर जाकर के प्रोसेस देखा है? तो जैसे फिल्मों में प्रोसेस होता है ना कोर्ट का, लगभग वैसा ही होता है। लेकिन वो जैसे फिल्मों में डायलॉगबाजी होती है, ऑब्जेक्शन, ओवर रूल, चीखम चाखी जो होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोसेस लगभग वही होता है। लेकिन जो हीरोपंती होती है जज साहब के सामने, वो नहीं होती है। खड़े रहो चुपचाप, अपनी बात कहो, तुम्हें भी बात कहने का मौका मिलेगा, तुम्हें भी बात कहना मिलेगा, मौका मिलेगा। तो उसमें अब कोर्ट में क्या वकील होंगे, कोर्ट में आप पिटीशन पेश करेंगे, पिटीशन की जांच होगी, वकील होंगे, एक आपका वकील, एक आपके जो जिसके खिलाफ आपने मुकदमा लगाया है उसका वकील, दोनों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। तारीखें पड़ेंगी, फिर जज साहब उस पर फैसला लेंगे। जज साहब का विवेक है कि उस पर वो क्या फैसला लेंगे। ठीक है ना। तो ये कोर्ट की प्रोसेस है, वो कोर्ट है, वो न्यायालय है, वो न्यायिक संस्थान है। लेकिन अब हम संसद को यहाँ पे कह रहे हैं हम अर्ध न्यायिक संस्थान। संसद को हम अर्ध न्यायिक संस्थान इस समय क्यों कह रहे हैं? जब किसी प्रेसिडेंट पर या वाइस प्रेसिडेंट पर या किसी और अधिकारी पर महाभियोग की कार्रवाई चल रही है, हम उसको
अर्ध न्यायिक संस्थान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो काम तो न्यायालय का ही कर रही है, लेकिन न्यायालय में जो टिपिकल प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि पिटीशन फाइल हो, फिर वकील हो, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, सबूत लाओ, गवाह लगाओ, ऐसे थोड़ी 2-2 साल 6-6 साल लग जाते हैं मुकदमों में। भैया सबूत गवाह सभी कुछ चाहिए। तो सबूत, गवाह, वकील, ये जो सारे रिवाज हैं, ये सारी बाध्यताएं हैं, इनको मानने की संसद को ज़रूरत नहीं है। इसलिए संसद जब महाभियोग की कार्रवाई चलाती है तो वो संसद, लेकिन अब उसे न्यायिक संस्था कहते हैं। लेकिन पूरी न्यायिक संस्था नहीं, सेमी जुडिशरी, ये अर्ध न्यायिक संस्थान उसको कहते हैं, ध्यान रखना। वित्त आयोग को भी हम अर्ध न्यायिक संस्थान कहते हैं। ओके, अब उसका कोई खास प्रोसेस नहीं है। जैसे कि संसद में और कानून बनते हैं, किसी भी कानून को आपने संसद में बनाना है ना, तो आपने प्रस्ताव लाना है, उस प्रस्ताव को पहले एक हाउस पास करेगा, फिर दूसरा हाउस पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, तो वो कानून बन जाएगा। लगभग यही प्रोसेस आपने राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की कार्रवाई चलाते हैं उसमें फॉलो करना होता है। लेकिन अब अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई चला रहे हैं तो इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें यह है कि कम से कम 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, इन्फॉर्मेशन देनी होगी। राष्ट्रपति को नहीं, आपने जो है लोकसभा के अध्यक्ष को, या राज्यसभा से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मान लीजिए हम लोग हैं ना, हम लोग सभी संसद सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं इस समय? टोटल 245, ठीक है ना, 245। लेकिन जो 12 नॉमिनेट मेंबर हैं वो महाभियोग की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, उन्हें उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। बचे कितने? 233। 233 का 1/10 कितना हो गया? 233 का 1/10 कितना हो गया? 23, है ना। तो कम से कम 1/10 ही है ना, हाँ 1/10 ही है। किधर गया भाई महाभियोग? हाँ नहीं, 1/10 नहीं, 1/4, ठीक है ना। तो 233 का 1/4 कितना हो गया बेटा? 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 60 मान लो, है ना। 50 से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 60 मान लो। तो अगर राज्यसभा से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है तो राज्यसभा की कुल संख्या का, उस समय जो राज्यसभा में कुल मेंबर हैं उनकी कुल संख्या का कम से कम 1/4 मेंबर, यानी कि कम से कम 60 मेंबर, ठीक है ना। इसका जब कैलकुलेशन करो जितना आ जाए, 55,000, 60,000, कितना आ जाए, 1/4 रखते हैं आप। तो कम से कम 1/4 मेंबर राज्यसभा के सभापति को लिखित में ये सूचना देंगे कि भाई हम राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति ने ये काम जो है गड़बड़ी कर दी है ना। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाने के कुछ आधार भी हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, कि राष्ट्रपति पर हम ये आरोप लगा रहे हैं, इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसा नहीं है कि आए सुबह को फाइल रख दी, चलो भाई वोटिंग कराओ और राष्ट्रपति महोदय को हटा दो ना। 14 दिन पहले आप जो है राज्यसभा के सभापति को, और अगर लोकसभा से शुरू करना चाह रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को आप सूचना दोगे लिखित में। लेकिन 14 दिन पहले सूचना देने का मतलब ये नहीं है कि 14वें दिन, अब 14 दिन गुजरे और 15वें दिन महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी ना। अब उसमें जो अगर राज्यसभा से शुरू हुआ है तो राज्यसभा में, और लोकसभा से शुरू हुआ है तो लोकसभा में, वो पहले अपने स्तर पर हल्की सी जांच करते हैं कि इस आरोप में कोई दम है या नहीं है। जो आरोप लगाया जा रहा है इस आरोप में कोई दम है या नहीं है। वो देखते हैं कि हाँ भाई, पहली नज़र में हमें इस आरोप में दम नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? दम नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, अब इस पे इम्पीचमेंट या महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए। अब जब महाभियोग की कार्रवाई शुरू होगी तो राष्ट्रपति के खिलाफ लग रहा है महाभियोग, उनको भी सूचना दे दी जाएगी। कौन? तो उनको भी सूचना दे दी जाएगी। किनको? राष्ट्रपति को, कि भाई फला फला तारीख से आपके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई, अब आप भी रेडी रहें। अब किस लिए रेडी रहे मैं बताऊंगा आपको। अब मान लीजिए प्रोसेस राज्यसभा से शुरू हुआ। राज्यसभा से जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो उसे हम कहते हैं आरोप लगाने वाला हाउस। यानी कि राज्यसभा ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया। क्या क्या आधार है राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने के या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का? क्या आधार है? उसे कहते हैं साबित कदाचार या अक्षमता। दो चीजें मैं लिख दूं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे लिख दूं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो कार्रवाई होगी वो होगी नंबर 1 साबित, यानी कि जो सिद्ध हो चुका है, कदाचार या अक्षमता। अक्षमता माने अपने पद पर कार्य करने में वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, शारीरिक या मानसिक रूप से। मान लीजिए बहुत बुजुर्ग हो गए, अब इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो गए ना वो चल पाते हैं, उनकी मेमोरी भी लॉस हो गई है, लेकिन इस्तीफा दे नहीं रहे। राष्ट्रपति की बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, उनको करने में वो शारीरिक रूप से रेडी नहीं है, उनका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन वो रिज़ाइन भी नहीं दे रहे, तो हटाना पड़ेगा ना। रिज़ाइन नहीं दे रहे तो हटाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि वो शारीरिक रूप से उस काम को करने में सक्षम नहीं है, नंबर 1 बात, शारीरिक या मानसिक रूप से। नंबर 2 बात साबित कदाचार, यानी कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है जो कानून की नज़र में उचित नहीं है। कोई भी ऐसा काम किया है
जो कानून की नज़र में उचित नहीं है, इसे कहते हैं कदाचार, है ना। लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। उसी को सिद्ध करने के लिए संसद बैठी है महाभियोग का मुकदमा चलाने के लिए। तो राष्ट्रपति को उससे के पद से हटाने के लिए या महाभियोग के लिए दो ही आधार है, साबित कदाचार और अक्षमता। ओके साहब, तो अब राज्यसभा से कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा को कहा जाएगा आरोप लगाने वाला सदन। ओके, अब राज्यसभा में ये प्रोसेस हुआ, यहाँ पर राष्ट्रपति को आने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति को आने की और अपनी बात रखने की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा में प्रोसेस शुरू हुआ। अब जो लोग भी उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई लेके आए थे, बैठक हुई, उसमें पक्ष विपक्ष पे दोनों पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद होगी उसमें वोटिंग। अब अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में या जिस हाउस से ये शुरू हुआ था वहाँ से स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो ठीक है, और अगर विशेष बहुमत से पास नहीं होता है तो फिर ये प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। विशेष बहुमत क्या है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था। जैसे अगर हम राज्यसभा में विशेष बहुमत की बात करेंगे तो एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि मान लीजिए 250 मेंबर हैं तो 250 में से आधा कितना हो गया, 125, और उसका एक ज़्यादा 126, तो 126 लोग फेवर में, ठीक है भाई साहब, सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पास हो गया। या मान लीजिए टोटल मेंबर 250 हैं लेकिन उस दिन वोट देने आए 150, कितने आए, 150 वोट देने आए, तो 150 का आधा कितना, 75, उससे एक ज़्यादा 76 लोगों ने वोट दे दिया, क्योंकि उस दिन थे ही 150, तो 76 लोगों ने वोट दे दिया, प्रस्ताव पास हो गया सामान्य बहुमत से। हाँ, कई बार ऐसा हुआ भाई, लोग आए नहीं, लोग आए नहीं। जैसे इस बार हुआ ना नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट पे, तो 56% वोट पड़े, 44% लोग वोट देने नहीं आए। 4-5% को तो हम मान सकते हैं कोई विदेश में है ना, कोई विदेश में है या कोई, लेकिन बुजुर्ग, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको घर पे वोट डालने की सुविधा दी गई है, पोलिंग पार्टियाँ गई हैं, उसका वोट घर में डलवाया है ना। कुछ टिपिकल लोग होते हैं परिवार में, कुछ तो ऐसे होते हैं आलसी होते हैं, जाते ही नहीं। अरे यार, मतलब इलेक्शन वाले दिन को वो छुट्टी का दिन मान लो, दिन भर पड़े रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, है ना, और मज़ा आ गया आज तो छुट्टी है ना, जाएंगे नहीं, वोट देने नहीं जाएंगे। कुछ महिलाओं को नहीं जान देते उनके घर वाले, है ना, कुछ है, कुछ रूढ़िवादी परंपरा, ठीक है साहब, कुछ खुद नहीं आते। तो मैं 10% मान लूँ, 90% तो वोट पड़ने चाहिए इस जागरूक समाज में, लेकिन नहीं पड़ते। लेकिन अगर 70% वोटिंग हो जाए तो उसको अच्छी, बहुत अच्छी वोटिंग कहा जाता है, अगर 70% हो जाए तो। और कहीं 90% से ज़्यादा हो जाए तो देखा जाता है भाई क्या हुआ ऐसा, है ना। और कहीं टोटल 100% वोट पड़ जाए तो जांच होती है, देखो भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, किसी एक ही आदमी ने बैठ के वोट डाल लिए। लेकिन बहुत कम वोटिंग हुई, तो वोटिंग की बात कहाँ से आई, अच्छा हाँ छोड़ो। अब आती है स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत, जो हमारा मुद्दा था। विशेष बहुमत का मतलब यह है बेटे, जैसे राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, ठीक है, अब उस प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो 250 मेंबर राज्यसभा में हैं, तो उस प्रस्ताव की फेवर में नंबर 1 कम से कम आधे से एक ज़्यादा, यानी कि 126 वोट पड़ने चाहिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, उस दिन जितने लोगों ने वोटिंग की, मान लीजिए 200 लोगों ने वोटिंग की, कितने लोगों ने, 200 लोगों ने वोटिंग की, तो उस प्रस्ताव के फेवर में उन 2 से कम 2/3 वोट पड़ने चाहिए। तो 200 का 2/3 कितना हो गया, 66 दूना, है ना, 12 दूना 24, 50, 124 हो जाएगा। 200 का 2/3 कितना हो गया, 200 का 66%, मैंने सही लिखा ना, कितना हो गया, 132, 132, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तो 132 वोट कम से कम होने चाहिए। तो एक तो कुल संख्या का आधे से एक अधिक, और दूसरा उस दिन जितने वोट पड़े उसका 2/3, इसको हम कहते हैं बेटा स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो आम जो कानून बनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग कैसे है ये वोटिंग में, एक तो 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, जांच होगी, उसके बाद फिर दोनों हाउस इसको अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। अब राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया, समझ में आ रही बेटा, राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया। अब ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में वही सब प्रोसीजर होगा, उस पर जांच होगी, और इधर से उधर कोई किसी पर आरोप लगाया, कोई किसी पर आरोप लगाया, कोई पक्ष में बोला, कोई विपक्ष में बोला, चर्चा होगी। लेकिन अब जब दूसरे हाउस में या लोकसभा में जब वो जाएगा, तो अब लोकसभा को कहते हैं हम इसको जांच सदन, राज्यसभा ने आरोप लगाया, वो आरोप सदन कह दिया, अब वो लोकसभा आया तो अब उसको हम कहेंगे जांच सदन। दूसरा सदन जो उसकी जांच कर रहा है उसको हम कहेंगे जांच करने वाला हाउस या जांच करने वाला सदन, ठीक है। वहाँ पर भी डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की परमिशन है। यहाँ पर जब उसके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चल रही है तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की परमिशन है। कैसे अपना पक्ष रखने की परमिशन कैसे है, जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, महाभियोग की कार्रवाई चल रही है, तो अब जब वो दूसरे हाउस में आएगा तो दूसरे हाउस में आने पर उसे अपना पक्ष रखने की आज़ादी है, या उसे अपनी फेवर में बोलने की परमिशन है, या उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसकी काट करने की उसको आज़ादी है। वो चाहे तो खुद आके बोले, चाहे अपने किसी एजेंट यानी वकील के माध्यम से अपनी बात रखे, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने की इजाज़त है। तो यही तो है हमारे नेक्स्ट, है ना, कि भाई कोई
आरोपी है ना, दिख रहा है कि इसने ये क्राइम किया है, लेकिन उसको फिर भी अपने बचाव में बोलने की आज़ादी है। तो पहला सदन आरोप सदन, दूसरा सदन जांच सदन। अब दूसरे हाउस ने भी उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया। जिस तारीख को उसने पास किया दूसरे हाउस ने, उसी समय उसी तारीख से राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली माना जाएगा या रिक्त माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को खुद अब साइन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे खिलाफ कोई मुकदमा लगे और मुझे ही सज़ा दी जाए तो मैं क्यों उस पर साइन करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अगर संसद के दोनों हाउस ने अगर महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया तो राष्ट्रपति का पद उसी समय से खाली हो जाएगा। ठीक है भैया, अब जाओ ससम्मान अपने घर चले जाओ। ठीक है, तो यह है राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई। अच्छा, अब जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई चल रही है तो राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों सोनू? रहेगा। ठीक है ना, उसके पद पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके पद, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, उसके विशेष अधिकार, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है साहब, उसमें किसी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ हाउस में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग थोड़ी लगता है, उसके खिलाफ क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव आता है। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई जब चल रही है तो वो लोकसभा अध्यक्ष से पद से नहीं हटेगा, लेकिन उस दौरान उसके खिलाफ नोटिस आ गया अविश्वास प्रस्ताव का, उस पर वोटिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उस दौरान वो चेयरपर्सन नहीं रहेगा। उसके लोकसभा में आने पर रोक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य है, लेकिन वो अब सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा जब तक कि वो प्रोसेस खत्म ना हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव आ गया उसके खिलाफ तो जाहिर सी बात है उसका पद खाली हो गया, नहीं आया तो वो बना हुआ है। अच्छा, अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो क्या उसकी सांसदी भी चली जाएगी? लोकसभा की मेंबरशिप भी चली जाएगी उसकी? ना, लोकसभा की मेंबरशिप नहीं जाएगी उसकी। लोकसभा की अध्यक्षता चली जाएगी लेकिन मेंबरशिप नहीं जाएगी। मेंबरशिप तभी जाएगी अगर वो चुनाव गलत तरीके से जीता है। उसी तरह से अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को जो यहीं पर आगे लिखा भी है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा फिर, उपराष्ट्रपति को जो हटाने की कार्रवाई है उसे महाभियोग नहीं कहते हैं, उसमें क्या उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाएगा? उसमें भी दो ही चीज़ें, साबित कदाचार और अक्षमता। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई चल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो उसका उपराष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा ना, उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा, नंबर एक बात। और कैसे वोटिंग होगी? उसके खिलाफ जो वोटिंग होगी उसकी शुरुआत होगी राज्यसभा से। कहाँ से? ध्यान से सुनना मेरी बात। उसको हटाने की, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो कार्रवाई शुरू होगी वो राज्यसभा से शुरू होगी। अब यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, राज्यसभा सामान्य बहुमत से ही प्रस्ताव पास कर दे कि उपराष्ट्रपति को हटाना तो हटाना, ठीक है साहब। लेकिन राज्यसभा ने वो प्रस्ताव पास कर दिया तो वो हट जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वो लोकसभा में जाएगा क्योंकि दोनों हाउस ने मिलकर चुना था उसको। अब वो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, शुरू कहाँ से होगा? राज्यसभा से। अब वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा भी उससे पास कर दे, उसको कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पास ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिससे लोकसभा भी सहमत है। राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी उसको पास कर दिया, यानी कि लोकसभा उससे सहमत है, तो तुरंत उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, समझ गए मेरी बात? लेकिन ये नहीं है कि जब उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग होगी तो उस समय वो उपराष्ट्रपति तो रहेगा लेकिन सदन की अध्यक्षता वो नहीं करेगा, या राज्यसभा के सभापति के रूप में उस दौरान वो हाउस में काम नहीं करेगा। अब अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई मंजूर हो जाती है तो देखो वो राज्यसभा का मेंबर तो था नहीं, आता ना भाई, इनमें से किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किसका नहीं होता? राज्यसभा का। क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सभापति तो होता है लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसका चुनाव अलग से होता है। तो राज्यसभा का सदस्य तो था ही नहीं वो, ठीक है साहब। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तो जाइए साहब, आप अपने अब घर जाइए, है ना। आप लोग नहीं जाइए, है ना। उपराष्ट्रपति को कह रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति आप लोग, वो खुश हो गई, छुट्टी हो गई, वो अपना पेन वैन बदलने लगी, ठीक है, ओके, है ना। अब इतनी जल्दी कहाँ गुलफाम सर छुट्टी देते? गुलफाम सर तभी छुट्टी देते जब वो उस दिन अक्षम हो जाएंगे, यार अब मुझसे नहीं बोला जा रहा, है ना जी, है ना। हाँ चलिए सर आगे। इसमें कुछ एक बात है, मैं तभी ना मैं चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बताते बताते मैं भूल जाता हूँ। मैं जो चीज़ें यहाँ लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ें रटी हुई नहीं है, मुझे बहुत सी चीज़ें रटी हुई हैं, सब रटी हुई नहीं है, कभी कभी देखना पड़ता है इसलिए कि कोई फैक्ट गलत ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर इसको लिखने का मुख्य मकसद ये है कि फ्लो बनी रहे, ठीक है। चलिए साहब,
अब हाँ ये बताना चाह रहा, अच्छा हाँ लिखा है मैंने भाई, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो उस दौरान उन्होंने जितने भी काम किए थे, आज कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना, 2 साल बाद उसको हटाया गया, तो 2 साल उसने जो भी काम किए थे वो सब वैलिड है। ऐसा नहीं है कि भाई इन्हें इनके पद से हटा दिया तो इनके सारे काम जो है वो इलीगल हो गए, ना ऐसा नहीं है, वो सारे काम वैध हैं। अगर बदलना है तो उन्हें नए सिरे से कानून बना करके बदलो, ठीक है। आगे चलें, रिक्ति या नया चुनाव। आर्टिकल 62 की बात हम कर रहे हैं कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कब हो जाना चाहिए। हालांकि पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूं, लेकिन चलो एक बार फिर बता दूं कि नए राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 62 कहता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। कितना पहले हो जाना चाहिए ये नहीं लिखा उसने भाई। मान लीजिए क्या आज क्या तारीख है, 2024, कितना अप्रैल, 21 या 21। मान लीजिए आपने आज से राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हुआ, आपने कल को फिर नया राष्ट्रपति चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान तो रोक लगाता ही नहीं है ना। अभी जैसे दिल्ली के सीएम का मामला आया, दिल्ली के सीएम, देखो संविधान में बहुत सी चीज़ें जो है ना छुपी हुई हैं, पता ही नहीं है, तभी तो आर्टिकल 143 रखा गया है कि जो बातें संविधान और विधि में भी नहीं है, क्लियर नहीं आ रही हैं, कानून और संस्थान, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाए, अभी आएगा वो। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें किसी केस में हिरासत में ले लिया गया है, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, वैसे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। बात निकल गई कि अभी जेल से सरकार चला सकते हैं, तो हाँ भाई बात निकल गई। संविधान विशेषज्ञों ने कहा भाई ऐसी तो कोई रोक है ही नहीं, ऐसी तो कोई रोक है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि अगर आप पे कोई आरोप लगा, आरोप लगाने के बाद आप अरेस्ट कर लिए गए। सरकारी नौकरियों में भी ऐसी है, आप पर आरोप लगा, आप सरकारी नौकर हो, आप पर आरोप लगा और आप 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रहे, पुलिस हिरासत में रहे 24 घंटे से ज़्यादा, तो आपको सस्पेंड तो कर दिया जाएगा, लेकिन आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, चाहे 20 साल तक मुकदमा चले। सस्पेंड हो गए, उसके बाद बहाल हो जाते हैं, मुकदमा चलता रहता है, नौकरी भी चलती रहती है। अब उसके बाद मान लीजिए आप पर आरोप सिद्ध हो गया, आपको सजा हो गई, फिर आपकी नौकरी गई, लेकिन इस दौरान 10-20 साल जो भी मुकदमा चला था, तो ये नहीं कि लाओ सैलरी वापस कर दो ना साहब। सैलरी किस लिए दी जा रही है, काम करने के लिए दी जा रही है ना साहब, पद पर रह के मैंने काम तो किया ना, तो सैलरी का आएगी, सैलरी तो मेरी है ना, ठीक है साहब। तो अभी मैं एक जगह गया, मैंने अखबार में पढ़ा था आज से करीब 5 साल पहले कि फला, अब वो किस पद पर थे ये नहीं बताऊंगा, नाम थे ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मानहानि का मुकदमा लग जाएगा। तो मैंने देखा खबर छपी है कि वो घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, है ना। अब मैंने देखा वो अपने ड्यूटी पे काम कर रहे 4-5 साल बाद, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने एक दूसरों से पूछा, मैंने यार ये कब बाहर आए, मतलब वो बाहर आ गए, समझ नहीं मेरी बात। तो ये बात कहाँ से आई थी, हाँ ये बात यहाँ से आई थी कि नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। तो उसको नींद आ रही है भयंकर, है ना, ठीक है साहब। नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, अन्य दशा में, अन्य दशा का मतलब ये है कि किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो अब नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए क्या लिखा गया, मुझे याद है कि बता देता हूं। उपराष्ट्रपति के लिए लिखा गया है कि अगर किसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। अब यहां पर उपराष्ट्रपति की बात करें, इसी सेशन में बात कर लेते हैं, 2-3 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है ये। भारत का उपराष्ट्रपति, है ना, भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, चलिए नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू।